रात के 10 बज रहे थे। रिया एक सुनसान इलाके में चौराहे के पास खड़ी थी। एक ब्लैक राउंड नेक क्रॉप टॉप और नीचे एक शॉर्ट स्कर्ट। वो बला की खूबसूरत लग रही थी। यार, कहाँ रह गया ये मोहित? अभी तक आया क्यों नहीं? उसने मोबाइल निकाला और उसे कॉल लगाया। The number you are trying to call is currently switched off. Shit! तभी उसके पैरों में एक कागज आ गिरा। उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसने इधर उधर देखा और उसे उठाया। जान, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। ओह, तो तुम यही हो? मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे? इस पर कोई जवाब नहीं आया तो उसने आगे बढ़ना शुरू किया। तुम जंगल की तरफ आओ, यहाँ एक बरगद का पेड़ है, मैं वहीं खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये क्या हो गया आज मोहित को? बेवकूफ कहीं का। उसने कागज वहीं फेंक दिया और आगे बढ़ गई। उसके जाते ही कागज में अपने आप आग लगी और वो जलकर राख हो गया। जंगल में इस समय काफी डरावना माहौल था और रिया हिम्मत करके आगे बढ़े जा रही थी। कुछ कदम चलने के बाद उसे एक बरगद का पेड़ नजर आया। अरे कहाँ हो इडियट? अब तो मैं यहाँ भी आ गई। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से भारी कदमों की आवाज भी सुनाई देने लगी। उसने झाड़ियों की तरफ देखा तो दो चमकती आंखें उसे ही घूर रही थी। उसे देखकर एक पल को तो वो डर गई। मोहित, तुम कहाँ हो? प्लीज अब सामने आ जाओ। तभी एक भयानक आवाज आई। ये आवाज सुनकर वो डर गई और भागने के लिए पलटी। तभी उसने बड़ा ही अजीब दृश्य देखा। सामने पेड़ से कई जटाएं निकल रही थी और वो किसी सांप की तरह बल खाते हुए उसके पैरों में आकर लिपट गई। रिया जमीन पर गिर गई और वो जटाएं तेजी से उसे पीछे की तरफ घसीटने लगी। खींचने वाला कौन था ये उसे दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर तक वो घिसटती रही। उसके कपड़े भी कट फट गए थे और काफी खरोंचे उसके शरीर पर आई थी। वो एक गुफा के अंदर पहुंची जहां हर तरफ मानव कंकाल की हड्डियां पड़ी हुई थी। वो खुद को संभालते हुए खड़ी हुई। तभी उसके सामने एक भयानक दानव आया। उसका कद 6 फीट था। शरीर की चमड़ी बहुत ही भयानक लग रही थी। उसके सर पर सींग थे, लाल भयानक आंखें, हाथ और पैरों के नाखून बहुत ही खूंखार थे। उसके हाथ में एक धारदार हथियार था। उसे देखकर रिया का दिल दहल गया। वो चीखती चिल्लाती गुफा के दरवाजे की तरफ भागी। काल पुरुष से कोई नहीं भाग सकता। वो उड़ता हुआ सामने आया। उसने अपने धारदार हथियार से रिया की गर्दन पर एक ही हमला ऐसा किया कि वो धड़ से अलग हो गई। उसके बाद काल पुरुष ने अपने हाथों को उठाया। गुफा के बाहर से 2 जटाएं आई और उन जटाओं ने रिया के शरीर और गर्दन को घसीट गुफा के बाहर पहुंचा दिया। अगले दिन हर न्यूज चैनल पर रिया की मौत की खबर दिखाई जा रही थी। एक लड़का उस समय अपने मोबाइल में बैठा हुआ यही खबर देख रहा था। अच्छा हुआ मारी गई, अब आकर कह रही थी कि शादी नहीं कर सकती। ऐसा लड़का चाहिए जिसका अपना घर हो और नौकरी 2 लाख रुपए महीना। जिसने भी इसे मारा है ना, कसम से उसके लिए दिल से दुआ निकल रही है। कुछ दिन गुजरे। उत्तर प्रदेश का एक गांव सरूरपुर। यहां मनोज अपनी पत्नी नंदिनी के साथ पिछले 2 साल से रिश्ते में था और नंदिनी उसे बहुत परेशान रखती थी। एक दिन जब वो सोकर उठा
तो नंदिनी रहस्यमयी तरह से मरी हुई पाई गई। पूरे गांव में हलचल मच गई थी। मनोज नंदिनी की लाश के पास बैठा रो रहा था। मेरी नंदिनी को जिसने भी मारा है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। मेरी नंदिनी की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। भीड़ में खड़ी एक औरत जिसका नाम सोनाक्षी था, वो मनोज को रोता देखकर न जाने क्यों खुश हो रही थी। शाम होने तक नंदिनी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन मनोज अभी भी सदमे में ही था। रात को वो अपने घर पर बैठा था, तभी धीरे से दरवाजा खुला। कैसे हो मनोज? क्या अब भी नंदिनी के जाने के दुख में हो? सोनाक्षी के हाथ में खाने की थाली थी। मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मनोज के सामने खाने की थाली रखी। लो, खा लो मनोज। सोनाक्षी भाभी, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। सोनाक्षी ने मनोज के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा। मनोज, खुद को अकेला मत समझो, मैं हूं ना। जिससे मनोज ने उसके इरादे भांप लिए। भाभी, आप क्या कह रही हैं? रवि मेरे भाई जैसा है और आप मेरी भाभी लगती है। तुम्हारा भाई रवि बस भाई बनने लायक ही है, पति बनने के काबिल नहीं है वो। उसने मनोज के गाल पर हाथ फेरा, लेकिन मनोज ने उसे धक्का देते हुए खुद से दूर कर दिया। आप यहाँ से चले जाइए, मुझे नंदिनी के जाने का गम है और मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर सोनाक्षी झुंझलाती हुई वहां से निकल गई। सोनाक्षी, मनोज ने खाना खाया या नहीं? हाँ, खा लेगा, मैं तो देकर आ गई। मैं कौन सा उससे रिश्ता करने गई थी। कुछ देर बाद ये दोनों लेट गए। रवि तो सो गया था, लेकिन सोनाक्षी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी। इस मनोज की इतनी हिम्मत, उसने मुझे उसके करीब आने से रोका। तभी उसने देखा कि खिड़की पर किसी ने नॉक किया है। उसने उठकर देखा तो खिड़की पर मनोज खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे मनोज, तुम? मनोज ने उसे मुस्कान दी। सोनाक्षी भी खुश हुई और घर से बाहर निकलकर उसके पास पहुंची। तुम तो बहुत भोले बन रहे थे, अब क्या हुआ? इस पर मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे मुस्कुराते हुए अपने पीछे आने को कहा। सोनाक्षी ने आगे बढ़कर मनोज का हाथ पकड़ लिया और दोनों साथ साथ चलने लगे। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, कुछ तो बताओ। इस पर भी मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। सोनाक्षी थोड़ा शर्माते हुए उसके साथ चल रही थी। तभी सोनाक्षी की नजर जमीन पर आगे चल रही उनकी परछाई पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी बराबर में चल रहा शख्स काफी लंबा है और उसके सर पर 2 सींग भी है, एक हाथ में हथियार भी है। ये देखकर वो सन्न रह गई। उसने रुककर जैसे ही मनोज की तरफ देखा तो उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसने देखा कि उसके साथ चल रहा वो शख्स मनोज नहीं है, वो वही काल पुरुष है। उसने उससे हाथ छुड़ाया और भागने लगी। काल पुरुष ने अपना एक हाथ उठाकर सोनाक्षी की तरफ इशारा किया। तभी जंगल से 2 जटाएं निकली और उन्होंने सोनाक्षी को पकड़कर ऐसा खींचा कि सोनाक्षी उसके पैरों में आ गिरी। काल पुरुष ने अपने हथियार से खच से सोनाक्षी की गर्दन उड़ा दी। उस घटना के बाद भी शहर में महिलाओं की मौत होने की घटना बराबर घट रही थी। शहर का एसएसपी इंस्पेक्टर शिंदे इन घटनाओं से बहुत ज्यादा परेशान था। कशिश, तुमको क्या लगता है कौन है जो सिर्फ लड़कियों को ही अपना शिकार बना रहा है? सर, जितनी भी लड़कियां मारी गई हैं अलग अलग जगह और अलग अलग इलाकों की थी। हिंदू मुस्लिम सभी मारी जा रही हैं, लेकिन उन्हें मार कौन रहा है ये समझ नहीं आ रहा। हमें कैसे भी करके पता लगाना ही पड़ेगा। अब और मौतें देखने की हिम्मत नहीं है। जनता हमारे भरोसे ही घरों में सुरक्षित महसूस करती है और हम ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगली रात शहर की एक लड़की जिसका नाम मंजू था, वो एक लड़के इश्मित का हाथ थामे पार्क के पीछे वाले जंगली इलाके में घूम रही थी। इश्मित,
मैं मेरे पति को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम ये बताओ कि हम जाएंगे कहाँ? अरे जहाँ जाना हो चले जाएंगे, तुम पैसों का इंतजाम तो करो। वो तो पक्का समझो, सारे जेवर और 5 लाख कैश मैंने अलग सूटकेस में रख लिए। तुम बस ये बताओ कब निकलना है? बस तो ठीक है, कल रात को उसके सोने के बाद हम दोनों यहाँ से फुर्र। ये कहकर दोनों हंसने लगे, लेकिन तभी उनको भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। उन दोनों ने चौंकते हुए एक साथ सामने की तरफ देखा तो उनको काल पुरुष नजर आया। काल पुरुष की उंगली के महज इशारे से ही एक जटा जंगल से निकल कर आई और उसने मंजे को हवा में उठा लिया। मुझे बचाओ सर! रुक जाओ! तभी पास ही छिपा इंस्पेक्टर शिंदे और कशिश सामने आ पहुंचे। उसे देखकर शिंदे और कशिश को भी काफी डर लग रहा था, लेकिन पुलिस की वर्दी डरने की इजाजत नहीं देती। उसे छोड़ दो, वो निर्दोष है। नहीं छोड़ूंगा, इसे मरना होगा। ये अपने पति को धोखा दे रही है। नहीं, इसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। ये तो हमारी एक पुलिस कर्मचारी है। हमने सभी मरने वाली लड़कियों की लिस्ट बनाई और सभी का बैकग्राउंड चेक किया तो पाया कि जितनी भी औरतें मारी जा रही है वो अपने प्रेमियों या पतियों को धोखा दे रही थी या उनको परेशान कर रखी थी। हम जानना चाहते थे कि ऐसा कौन कर रहा है, इसलिए हमने ये नाटक किया। लेकिन सच कहूं तो हमें नहीं पता था कि वो कोई दानव होगा। मैं कोई दानव नहीं हूँ। तो फिर कौन हो? काल पुरुष। ये सुनकर शिंदे और कशिश ने एक दूसरे को देखा। मैंने कभी किसी निर्दोष लड़की को नहीं मारा, ना मैं हमेशा से काल पुरुष था। मेरा नाम अमरिंदर था। मैं अपने घर का इकलौता चिराग था। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी एक एमएनसी में जॉब करके अच्छे से उनका नाम रोशन कर रहा था। जब मेरी उम्र 25 साल हुई तो मुझे शिवानी से प्यार हुआ और 1 साल की रिलेशनशिप के बाद हमारी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन वो मेरे साथ अच्छे से रही और फिर हर छोटी सी बात को लेकर झगड़ा करने लगी। बहुत हो गया अमरिंदर, मैं तुम्हारे साथ अब और इस कैद खाने में नहीं रह सकती। शादी से पहले इतने गिफ्ट देते थे, घुमाने ले जाते थे, और अब तो तुमको बस घर का काम ही दिखाई देता है। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन होता है जब तुम मुझे बाहर ले जाते हो, वरना मम्मी हमेशा मुझे घर का ही काम बताती रहती हैं। और मेरे कॉलेज की दोस्त यहाँ जाते हैं तो तुम्हारे माँ बाप को उनसे भी परेशानी होती है। ऐसा लगता है कि मेरा इस घर पर कोई अधिकार ही नहीं है। देखो, अब हमारी शादी हो गई है, रोजाना घूमने जाएंगे, बाहर का खाएंगे, तो हमारा घर कैसे बसेगा? तुमने अपने बर्थडे पर दोस्तों को घर बुलाया तो मम्मी पापा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो यहाँ आकर पार्टी में कैसे तुम्हारे साथ ड्रिंक्स और बदतमीजी कर रहे थे। देखो, उनको इस बात का बहुत बुरा लगा। अरे बहू हो तुम इस घर की, और माँ तुमको काम बताती है तो इसका ये मतलब है कि वो तुम्हें एक जिम्मेदार बहू बनते हुए देखना चाहती है, क्योंकि इस घर को उनके बाद तुम्हें ही संभालना है। उसमें क्या गलत है? बस बहुत हुआ। हाँ, मैं ही गलत हूँ। अब तुमको फैसला करना ही होगा, या तो माँ बाप को चुन लो या मुझे। और मेरे दोस्तों से मिलने से तुम मुझे रोकोगे नहीं। लव मैरिज की है हमने। मैं ये घर गृहस्थी संभालने जैसी बड़ी जिम्मेदारी में नहीं फंसना चाहती।